नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, सेकंड वाइफ का पहला पार्ट। नवंबर का दूसरा सप्ताह बस जाने ही वाला था। मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, लेकिन मेरा मन बड़ा अशांत था, थका थका सा। अपना ट्रॉली बैग खींचता हुआ ट्रेन की एक बोगी में चढ़ गया। कई सीटों पर इधर उधर दृष्टि फेंकता हुआ एक सीट पर बैठकर खिड़की खोल ली। प्लेटफार्म पर बहुत चहल पहल थी। पिछले कुछ वर्षों में नया रंग रूप पा जाने से स्टेशन चमक रहा था। सारी व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह अस्त व्यस्त अव्यवस्था का शिकार कुछ वर्ष पहले वाला काशी स्टेशन है। ट्रेन के लखनऊ प्रस्थान में 10 मिनट बाकी था। बोगी में इक्का दुक्का लोग सवार हो रहे थे। मैं बड़े व्यथित भाव से इंजन की ओर मुंह किए प्लेटफार्म पर इधर उधर जहां तक दृष्टि जा सकती थी वहां तक देख रहा था। मन में एक ही बात घूम रही थी कि पत्नी की मूर्खता के कारण यहाँ तक आना निरर्थक हुआ। सारे प्रयास करने के बावजूद काम नहीं हो पाया। बार बार कहा था कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, तुम पेपर्स बहुत ध्यान से चेक करके रखना, कोई कमी ना रहे। लेकिन फिर भी अपनी लापरवाही की आदत से बाज नहीं आई। इसकी लापरवाही से आए दिन कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। कितना गुस्सा होता हूँ। लेकिन बहुत तनाव के कारण मुझे सिर में दर्द महसूस होने लगा। तभी मेरे कानों में चाय वाले की आवाज़ पड़ी तो मैं उससे चाय लेकर पीने लगा। मन कर रहा था कि यह ट्रेन जल्दी से जल्दी यहाँ से चले और पलक झपकते ही मुझे सीधे घर में पत्नी के सामने उतार दे, जो शादी के 15 साल बाद भी अपनी खूबसूरती, हद दर्जे के गोरेपन को शीशे में बार बार देखने की आदत छोड़ नहीं पा रही है। शीशे के सामने से हटेगी तो मोबाइल से चिपक जाएगी। दिन भर में 10 बार कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक पर अपने ही फ़ोटो खींच खींच कर पोस्ट करना, फिर बार बार देखना कि फ़ोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट लिखे। भद्दे अश्लील कमेंट लिखने वालों को ऊल जरूर बातें कहते हुए उन्हें ब्लॉक करना। न बच्चों का ध्यान न घर का। बार बार कहता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। लोग कैसे भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट करते हैं। लफंगे क्रिमिनल्स फोटोशॉप के जरिए किसी नेकेड लेडी के चेहरे पर तुम्हारे चेहरे को फिट करके उसे तुम्हारी नेकेड फोटो के रूप में वायरल करके बदनाम कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देगी या कुछ दिन शांत रहकर फिर शुरू हो जाएगी। ज़्यादा कहो तो रोना धोना, बहस करना कि करोड़ों लोग तो कर रहे हैं। कुल्हड़ में गरम गरम सूंधी चाय का दूसरा घूंटी पी रहा था कि तभी 10-12 साल के 2 आकर्षक गोरे चिट्टे बच्चे मेरी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। बैठते ही एक ने तुरंत खिड़की खोल दी। दोनों खिड़की की तरफ बैठना चाहते थे। उन्हें देखते हुए मैंने चाय का अगला घूंट पिया ही था कि बिल्कुल सफ़ेद सलवार सूट में एक सूटकेस एयरबैग लिए उनकी माँ आ गई। बिल्कुल मेरी पत्नी से ही गोरी चिट्टी भरे पूरे शरीर की। आंखें मेरी पत्नी की बड़ी बड़ी काली आंखों की तरह काली नहीं, कंजई थीं। पत्नी की आंखों की तरह इतनी आकर्षक कि मेरी दृष्टि उनकी आंखों में क्षण भर को खो गई। तभी मुझे लगा कि या तो जानी पहचानी सी लग रही हैं, कहीं देखा है इन्हें, मिला हूँ, बार बार मिला हूँ, यह मेरा भ्रम बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहाँ, यह याद नहीं आया। दिमाग में यह कहाँ बार बार कौंधने लगा। इसी बीच इंजन की सीटी सुनाई दी और ट्रेन कुछ ही सेकंड में सरकने लगी लखनऊ की ओर। मैंने जल्दी से चाय का एक और घूंट पिया। कहाँ मेरे दिमाग में तेज तेज चलने लगा, मेरी पैसेंजर ट्रेन की गति से भी सैकड़ों गुना तेज। लेकिन मुझे कहाँ का उत्तर नहीं मिला और ट्रेन प्लेटफार्म को पीछे छोड़कर मेन लाइन पर आ गई। मैंने कुल्हड़ खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन आउटर के ऊंचे केबिन को क्रॉस करते करते राणा के चेतक की तरह सर पर दौड़ने लगी। मेरा दिमाग स्नाइपर गन से निकली गोली की गति से कहाँ का उत्तर ढूंढने लगा था। इतनी देर में मुझे या तो कन्फर्म हो गया था कि देखा मिला लखनऊ में हूँ। ट्रेन 15-20 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी, लेकिन कहाँ के उत्तर की खोज में मेरा दिमाग लखनऊ पहुँच चुका था। खंगालने लगा था पूरी लखनऊ नगरी को। CBI-NI की तरह कड़ी से कड़ी जोड़ने लगा कि इनसे कहाँ मिलता रहा हूँ, इनका नाम क्या है। कभी एक कड़ी जुड़ती तो कभी अगली कड़ी टूट कर बिखर जाती।
मैं फिर जोड़ने लगता। इसी के साथ साथ आए दिन पत्नी द्वारा मिलने वाला यह ताना दिमाग में दाएं से गूंज उठता कि तुम जैसा भुलक्कड़ आदमी आज तक नहीं देखा। तुम्हारी इस आदत ने मेरी नींद उड़ा रखी है। किसी दिन तुम बच्चों मुझसे यह न पूछ लो कि आप लोग कौन हैं, मेरे घर में क्या कर रहे हैं। यह बात 16.25 आना नहीं बल्कि 16.5 आना सच है कि मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि पत्नी बच्चों को भूल जाऊं, उनसे पूछने लगूं कि आप लोग कौन हैं। ट्रेन अपनी निर्धारित गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। वह मेरे सामने बैठी मोबाइल में कुछ देखने लगी थी। एक बेटा उनकी बगल में खिड़की से चिपका बैठा बाहर देख रहा था। दोनों खिड़की के लिए न झगड़े, इसलिए उन्होंने दूसरे बेटे को दूसरी तरफ खाली चेयर सीट पर खिड़की खोलकर बैठा दिया था। वह भी बाहर दूर पीछे को भागते मकानों, खंभों, पेड़ों, खेतों को देखने में लगा था। उन दोनों को व्यस्त करके उन्होंने अपने लिए शांति ढूंढ ली थी। कुछ ही देर में मैं ऐसा महसूस करने लगा कि जैसे वह अवसर मिलते ही कनखियों से मुझे देख लेती है। उनका सफ़ेद सिल्क का सूट उनके बदन से बिल्कुल चिपका उसी में समा जाने की कोशिश करता हुआ प्रतीत हो रहा था। सफ़ेद रंग उनके उजले बदन से होड़ करता हुआ लग रहा था। हमारे आसपास की चारों खिड़कियां खुली हुई थी। बाहर से आती तेज हवा भी उनके साथ अटखेलियां कर रही थी। उनका दुपट्टा बार बार सरक जाता था। उनकी खूबसूरत सुदृढ़ गर्दन में सोने की मध्यम मोटाई की चेन में पड़ा पेंडुलम गर्दन से ही सुदृढ़ बनावट वाले उनके स्तनों के बीच की गहराई को चूमता हुआ लग रहा था। पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वह जानबूझकर दुपट्टे को उसके तयशुदा स्थान से नीचे किए हुई थी। क्या कोई महिला ट्रेन में एक अनजान आदमी के सामने अपने मोबाइल में इतना खो सकती है कि उसका ध्यान इस तरफ जाए ही न कि उसका दुपट्टा अपने उचित स्थान से बहुत दूर चला गया है। और स्तनों का बड़ा भाग सामने बैठे आदमी की आंखों को बार बार अपनी ओर खींच ले रहा है। बार बार उसके मन में अपने लिए बहुत से विचारों, कल्पनाओं का बवंडर पैदा कर दे रहा है, जिसमें कुछ अश्लील तो कुछ बहुत अश्लील होते हैं। मेरी इस बात पर आदर्शवादी मुलम्मे वाले कहेंगे, आपकी दृष्टि दूषित है, उसे शुद्ध कीजिए। वो क्या कैसे पहनेंगी यह उनका विशेषाधिकार है। अच्छी बात है भाई, मैं भी हृदय से उनके इस विशेषाधिकार का सम्मान करता हूँ। तभी तो पत्नी इस अधिकार का भरपूर प्रयोग करते हुए जो मन में आए जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनती है। घर में तो उसे टी शर्ट और शर्ट्स जैसा बरमुडा के सिवा कुछ और भाता ही नहीं। मैं जब कभी व्यंग में उसकी खुली हुई मोटी जांघों की ओर संकेत करते हुए कह देता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा कपड़े क्यों पहन लेती हो कि लगता है जैसे बुर्का लाद लिया है, तो पता नहीं वह क्या समझकर क्या सोचकर हर बार यही कहती है, क्या चाहते हो घर को नेचुरिस्ट फैमिली वाला घर बना दूं? मुलम्मे वालों से मैं इतना ही कहता हूँ कि कुछ भी दूषित तभी होता है जब कारण उत्पन्न होता है। तुम खोखले लोग आदर्शवादी चोंचलों से यथार्थ कभी नहीं बदल पाओगे। लगे रहो, मेरे जैसे लोग तुम जैसों की परवाह ही कहाँ करते हैं। खैर, मैं अपने सामने बैठी श्वेत सुंदरी की बात कर रहा था। एक दूसरे को चोरी से देख लेने की आंख मिचौली में कई बार हमारी आंखें मिल जाती। ऐसे में मैं जहाँ संकोच के साथ इधर उधर देखने लगता, वहीं उनके चेहरे पर मुझे व्यंग्य भाव दिखाई देते हैं, जबकि मेरे चेहरे पर संकोच के अलावा कोई और भाव नहीं होते थे। सलील, अश्लील आदि कोई भाव पैदा ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरा मन वहाँ था ही नहीं। वह लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में कहाँ का उत्तर ढूंढने में व्यस्त था। कोई सुराग मिल नहीं रहा था और ट्रेन चलती ही चली जा रही थी। बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में करीब आधे घंटे का समय बीत गया और ट्रेन एक छोटे से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उसी समय मैंने सोचा कि कुछ चाय नाश्ता लेकर इन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। खाने पीने के साथ बात शुरू हो तो बात आगे बढ़े, कहाँ का उत्तर मिले। मुझे जो भी करना है तुरंत करना है, क्योंकि इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन कुछ ही देर रुकेगी। यह सोचते हुए मैं सक्रिय हुआ ही था कि वह बाथरूम की ओर चली गई। मेरी सक्रियता पर शुरुआत के साथ ही ग्रहण लग गया। मेरा तनाव एकदम बढ़ गया। मैंने सोचा चलो आगे फिर प्रयास करता हूँ। खुद के लिए मैंने एक चाय ले ली। काशी में जो चाय ली थी वह चौथाई भी पी नहीं पाया था। तभी मन में आया कि चलो बच्चों के लिए कुछ लेता हूँ। बच्चों से शुरुआत कर माँ तक पहुँचता हूँ, मगर फिर हुआ
यह सोचकर ठहर गया कि माँ की अनुपस्थिति में बच्चों को कुछ भी देना बहुत ही गलत संदेश दे सकता है, जबकि माँ आने ही वाली है। एक बार फिर सक्रियता प्रारंभ होते ही शांत हो गई। तभी गाड़ी ने सीटी दी और उसी के साथ बढ़ चली मंजिल की ओर। छोटे बच्चे ने इसके साथ ही मुड़कर एक बार बाथरूम की तरफ देखा और बैठ गया। मेरे सामने बैठा बड़ा अपनी जगह जमा रहा। इस तरह एक बार फिर चाय पर उन्हें आमंत्रित करने की इच्छा अधूरी ही रह गई। गाड़ी ने जब प्लेटफॉर्म पीछे छोड़ना शुरू किया तभी वह आकर बैठ गई। बैग से एक छोटा तौलिया निकालकर मुंह हाथ पोंछा, फिर बालों की सी पिन निकालकर 3-4 बार कंघा किया और उन्हें पीछे जूड़ा सा बनाकर फिर से सी पिन लगा दिया। उनके बाल कमर तक लंबे और घने थे। एकदम ब्राउन ब्लैक कलर से रंगे बालों की खूबसूरती बता रही थी कि वह उनकी देखभाल बहुत संभाल कर करती हैं। उन्होंने बैग से फिर मोबाइल निकाल लिया। मुझे वह अब पहले से ज़्यादा तरोताज़ा खूबसूरत लगने लगी। अब मुझे और ज़्यादा यह महसूस होने लगा कि मैं इनसे मिला हूँ, बार बार मिला हूँ। याद करने की हर असफल कोशिश मुझ में बहुत ज़्यादा खींच पैदा करने लगी। इस बीच खिड़कियों से आती तेज हवा फिर उनके दुपट्टे को उड़ाने लगी थी। मैंने दिमाग पर और जोर डालना शुरू किया कि कुछ तो याद आए, कोई तो क्लू मिले जिसके आधार पर बातों का सिलसिला शुरू कर सकूं। मैं लखनऊ के एक एक रिश्तेदार दोस्त को याद करने लगा कि मिला तो इन्हीं में से किसी के यहाँ होऊंगा। इस प्रयास में ऐसे बहुत से दोस्त रिश्तेदार भी याद आ गए जिन्हें बहुत दिनों से, क्या सालों से भूला हुआ था। दुनिया भर के कामों और अपने थोड़ा घमंडी स्वभाव के कारण मैं इन सब से दूर होता गया था। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे कहाँ का उत्तर जानने की मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। यह डर भी बराबर परेशान कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं कहाँ का उत्तर ढूंढूं उसके पहले ही या किसी स्टेशन पर उतर जाए, लखनऊ से पहले ही इनका गंतव्य आ जाए। क्या करूं, कैसे याद करूं? यह सोचते सोचते लगा जैसे मेरे मस्तिष्क की सिराएं चटकने लगी हैं। अगर वह सामने नहीं होती तो शायद मैं चीख कर खींच कर अपना सिर पीट लेता। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ फिर से कड़ी जोड़ने लगा। मैं खिड़की से बाहर देख जरूर रहा था, लेकिन सच यह था कि मेरी आंखें ऐसे निर्लिप्त थीं कि बाहर की किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब मेरे दिमाग में नहीं बन रहा था। मेरे दिमाग में उन्हीं का प्रतिबिंब स्थायी रूप से बना हुआ था। मेरा सिर हर 2-3 मिनट में अपने आप ही किसी न किसी बहाने उन पर एक नज़र डालने के लिए अंदर की ओर मुड़ ही जाता था। मेरे इस सर्वथा अनुचित काम को वो देख समझ ना ले, इसलिए बहाना बनाते हुए दूसरी तरफ बैठे उनके बच्चे की तरफ देखने लगता। यह सब करते करते मेरी व्याकुलता इतनी बढ़ी कि मैं और ज़्यादा बैठ नहीं सका। उठकर चला गया वॉशरूम की तरफ। वहाँ मुंह हाथ धोकर रुमाल से पोंछा और कुछ देर खड़ा रहा बोगी के दरवाजे पर। पत्नी की जिस लापरवाही से मन अशांत था ट्रेन में बैठने तक, अब वह दूर दूर तक दिमाग में कहीं नहीं था। दरवाजे पर भी मन नहीं लगा। बोगी में छुटपुट लोग और बैठे हुए थे। मन में आया कि सीट बदल दूं, तमाम तो खाली पड़ी हैं, मगर ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। फिर वहीं जाकर बैठ गया। तभी मोबाइल पर मिसेस की कॉल आ गई कि चल दिए कि नहीं। उसकी आवाज़ से ही मेरा दिमाग गुस्से से भुना उठा कि इसकी मूर्खता के कारण नुकसान हुआ। वह सामने न बैठी होती तो मैं मिसेस पर पूरा का पूरा गुस्सा उतार देता, लेकिन उनके सामने बड़ी शालीनता से बात की। मैं हर वह सूत्र तलाशने में लगा था जिससे संवाद कायम कर सकता। सामने बैठे उनके बच्चे से संवाद कायम करना चाहा कि चलो बेटे के सहारे माँ तक पहुँचूँ, लेकिन बच्चे ने ऐसी कोई बात बढ़ने ही नहीं दी जिससे माँ तक पहुँचने का पुल तैयार होता। मैं खींच उठा। सारे प्रयासों का परिणाम शून्य निकल रहा था। इस बीच एक स्टेशन और निकल गया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। वह छोटा सा हाल्ट स्टेशन था। वहाँ से कुछ ही आगे बढ़ी थी गाड़ी कि बच्चों ने कुछ खाने को मांग लिया। उन्होंने मोबाइल देखते हुए कहा स्टेशन पर रुकने दो, लेकिन दोनों ने फिर कहा तो बैग से चॉकलेट निकाल कर पकड़ा दी। बच्चे फिर खिड़कियों के पास जम गए।
वह मोबाइल पर कुछ टाइप करने लगी। दोनों हाथों से मोबाइल पकड़े अंगूठे से बड़ी तेजी से टाइप कर रही थी। अगला स्टेशन आने तक उनकी टाइपिंग चलती रही। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी तब तक उन्होंने लंबा चौड़ा मैटर टाइप कर व्हाट्सएप या फिर मेल पर किसी को भेज दिया। इसके बाद मोबाइल को बैग में रख दिया और बच्चों के साथ सिंक में हाथ धोकर आईं। फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज भी किया। यह सब देखकर मुझे याद आया कि चलते समय मिसेज ने सैनिटाइजर, 2 N95 और 2 दर्जन ट्रिपल लेयर वाले मास्क दिए थे कि इन्हें जरूर यूज़ करते रहना, लापरवाही नहीं करना। कोविड-19 इन्फेक्शन से तुम्हें पूरा बचाव करना है। तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। मगर इसे अपनी बुलक्कड़ई लापरवाही की पराकाष्ठा कहूँ या क्या कहूँ कि जो मास्क मिसेज के सामने लगाकर लखनऊ से काशी के लिए चला था, उसे कुछ घंटे के बाद मुँह से नीचे कर दिया था। काशी पहुंचकर जब उसे निकाला तो दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं, ना ही दूसरा निकाल कर लगाया। सैनिटाइजर छुआ तक नहीं। जब भी बात दिमाग में आए तो यह सोचकर भुला दे कि 75 से 80% और लोग भी तो सैनिटाइजर मास्क से पीछा छुड़ाए हुए हैं। इस बीच उसने प्लास्टिक के 3 बॉक्स निकाले। उन्हें एल्युमिनियम फाइलिंग पेपर में टोस्ट ऑमलेट और फ्रूट जूस का एक छोटा पैकेट था। उनमें एल्युमिनियम फाइलिंग पेपर में टोस्ट ऑमलेट और फ्रूट जूस का एक छोटा पैकेट था। बेटे माँ के साथ नाश्ता करने लगे। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी शोर था। चाय और फल वाले आवाज़ दे रहे थे। मैंने एक को बुलाकर ब्रेड पकौड़ा और चाय ली, दूसरे से चिप्स नमकीन के पैकेट लिए। मैं हाथ धोने नहीं गया, सैनिटाइजर यूज कर नाश्ता करने लगा। मैंने सोचा था कि नाश्ते को उन तक पहुंचने का पुल बना लूँगा, लेकिन उनके व्यवहार ने मेरी योजना को ट्रैक पर आने ही नहीं दिया कि वह आगे बढ़ती। नाश्ता करते समय मेरी नज़र कई बार उन पर गई और साफ देखा कि उनकी भी नज़र मुझ तक आई थी। मुझे ऐसा भी लगा कि एक बार वह मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई भी थी। उनके खाने के तरीके से मुझे लगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है। एक धुंधली सी छाया, एक चेहरा जिसकी नाक की दाहिनी तरफ हमेशा एक छोटी सी नथुनी यानी नथ रहती थी। दुनिया में कोई पहने या न पहने, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके लिए उससे लड़कियां चिढ़ाती भी थी, लेकिन वह फिर भी पहने ही रहती थी। हाँ, याद आया, 7वीं में मेरे साथ पढ़ती थी। मेरे पड़ोस वाले मोहल्ले में रहती थी। घर के सामने से ही निकलती थी। वह और मैं पढ़ने में तेज थे, लेकिन शैतानियों में पढ़ाई से भी ज़्यादा तेज थे। शैतानियाँ करके भी बचे रहें, इसके लिए हमेशा बैक बेंचर्स रहते थे। वह मुझसे ठीक आगे वाली सीट पर बैठती थी। मेरे साथ मेरे जैसे कई और खुराफाती साथी भी बैठते थे। उसको चिढ़ाने परेशान करने का कोई भी अवसर हम खोते नहीं थे। असल में जब हम शांत रहते थे तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था। वह भी हमें चिढ़ाने परेशान करने का कोई अवसर छोड़ती नहीं थी। जब हम 8वीं में पहुंचे तो भी साथ में थे। अब मैं उसे तब काफ़ी प्रचलित शोभा गुरटू के गाए एक फिल्मी गाने नथुनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना का मुखड़ा गा गा कर चिढ़ाता था। मुखड़ा पूरा होने से पहले ही वह टीचर से शिकायत करने की धमकी देती या फिर जुबान निकालकर मुंह चुड़ाते हुए आगे को मुंह फेर लेती। मैं अक्सर उसकी लंबी चोटी खींच लेता था। इस पर वह दांत पीसती हुई पलटवार करती, मुझ पर झपटती, 1-2 घूंसे भी मारती, जिसे मैं हथेलियों पर रोक कर और ज़्यादा चिढ़ाता। इन सब के बावजूद बार बार धमकी देकर भी उसने कभी टीचर से या फिर मेरे घर में शिकायत नहीं की। निश्चित ही अपने घर पर अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताती थी, नहीं तो वो झगड़ा करने जरूर आते। लेकिन 9वीं में एक बार इस गाने के लिए टीचर से मार पड़ी, मगर शिकायत उसने नहीं, उसी क्लास में आई एक नई लड़की ने की थी। टीचर ने जब उससे पूछा तो उसने भी हाँ बोल दिया था। और फिर उन टीचर ने जिनका नाम गीता मुखर्जी मैं आज भी भूला नहीं हूँ, वह बिल्कुल आग बबूला हो गई, मुझे खूब पीटा। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि मैं या कोई भी लड़का किसी लड़की को छुए या फिर गाने गाकर चिढ़ाए। मार खाकर मैं शाम तक बिल्कुल चुप था। अगले दिन सीट भी उससे बहुत दूर अलग कर ली। मुझे टीचर से मार खाने का कोई दुख नहीं था। मुझे एकमात्र बात यह बुरी लगी थी कि उसे शिकायत करनी ही थी तो स्वयं करती, दूसरे से क्यों करवाई।
मैंने जितना हो सका उतनी दूरी उससे बना ली। कुछ समय बाद मेरा ध्यान इस तरफ गया कि वह भी तभी से बिल्कुल शांत रहती है। शिकायत करने वाली लड़की से भी उसने उतनी ही दूरी बना ली थी जितनी मैंने उससे बनाई थी। उससे अलग होने के बाद मैं क्लास में हंसना बोलना शैतानियाँ करना भूल गया। एकदम अलग थलग चुपचाप रहता, वह भी इसी तरह रहती। जल्दी ही मंथली टेस्ट के नंबर आए तो मैंने टॉप किया और वह सेकंड नंबर पर थी। याद और साफ हुई कि उसके खाने पीने के तरीके और नथुनी की ही तरह इस श्वेत सुंदरी की नथुनी और खाने की शैली भी बिल्कुल उसी की तरह है। मैं यादों के पिटारे में कहाँ का उत्तर खोजने में लगा रहा और श्वेत सुंदरी नाश्ता खत्म करके हाथ धोने चली गई। बच्चे नाश्ता करने में जुटे हुए थे। मैं भी अपना नाश्ता खत्म कर हाथ धोने के लिए उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शायद उनसे बात करने का कोई अवसर मिल जाए, लेकिन परिणाम फिर से 0 रहा। वह बीच रास्ते में जल्दी जल्दी आते हुए मिली। ब्रेड पकौड़े के तेल से सने हाथ सिंक में धोकर मैं भी अपनी सीट पर बैठ गया। सब एक बार फिर अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। ट्रेन चल चुकी थी। लोग और स्टेशन सब पीछे छूटते जा रहे थे, मगर नथुनी वाली अपनी सहपाठिनी का नाम याद नहीं कर पाया, जिसकी याद सामने बैठी उस श्वेत सुंदरी के कारण आ गई थी। मुझे याद आया कि टीचर की मार के बाद से मेरा स्वभाव ही एकदम बदल गया था। हमेशा चुपचाप रहने लगा था। ऐसे ही करीब करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन लंच के समय मैं स्कूल के बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। सामने प्लेग्राउंड में खेल रहे छात्र छात्राओं को देख रहा था। अचानक ही वह भी चुपचाप आकर बगल में बैठ गई। उसके बैठते ही मैं उठकर जाने लगा तो उसने बिना संकोच हाथ पकड़कर बैठा लिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं ऐसे सकपका गया जैसे उसने नहीं, टीचर ने बैठा लिया है। उसका नाम याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस समय कही गई उसकी बातें आज भी नहीं भूली हैं। उसने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने बिना बताए ही जाकर शिकायत कर दी थी। मैंने सोचा टीचर से झूठ बोल दूं, लेकिन डर के मारे सच बोल गई। मुझे माफ़ कर दो। तुम इतने दिनों से चुप हो, मेरी तरफ देखते तक नहीं, बाकी सबसे भी बोलना बंद कर दिया है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने सच क्यों बोला। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष भाग 2 में सुनिए।